भारत की सुरक्षा के लिए रोहिंग्याज को खतरा माना जा रहा है। देश में आज की तारीख में ये 40,000 से ज़्यादा की तादाद में अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं और सीधे तौर पर रिफ्यूजी इनको नहीं माना जा सकता। फॉरेनर्स एक्ट के तहत सरकार का ये दायित्व है कि वह अवैध घुसपैठियों को उनके देश डिपोर्ट करे। मगर यहाँ लफड़ा ये है कि उनका अपना देश ही उनको देश नहीं अपना नहीं मानता है। ऐसे में रोहिंग्या कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये आज की तारीख में कहाँ कहाँ शरण लिए हुए हैं, आज ये जानना ज़रूरी है। और यह भी कि ऐसा क्या है कि ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। सबसे पहले मैं आपको म्यांमार लेकर चलता हूँ, नक्शे पर आप देखिएगा। और म्यांमार का मतलब है बर्मा, जिसको हम पहले बर्मा कहते थे, जिसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, गाना आप सुना करते होंगे। वो रंगून आज की तारीख में यांगून हो गया है और बर्मा म्यांमार हो गया है। रोहिंग्या दरअसल सुन्नी मुसलमान हैं, एक एथनिक ग्रुप है, जातीय समूह कह सकते हैं आप। और ये लोग म्यांमार में सदियों से रहते आए हैं। वहाँ का एक प्रांत है जिसका नाम है रखाइन। अब ये नक्शा आपके सामने है। ये हिंदुस्तान का जो पूर्वोत्तर इलाका है, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इधर आएगा और बांग्लादेश और म्यांमार, ये म्यांमार है। और म्यांमार का जो उत्तरी इलाका है ये रखाइन प्रोविंस आता है, जो बांग्लादेश से भी लगता है और हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर के राज्यों से लगता है। तो रखाइन को आप देखते हैं, ये जो लाल रंग का है, ये आप तो वेस्टर्न म्यांमार आप कहेंगे इसको, और ये रखाइन सूबा है। इस रखाइन में सबसे ज़्यादा रोहिंग्या रहते हैं। रोहिंग्या की जो सबसे बड़ी आबादी है और यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी है वो रोहिंग्याओं की है। इनका कहना है कि वे अरब के मुस्लिम कारोबारियों के वंशज हैं और 9वीं सदी से रखाइन में बसे हुए हैं। लेकिन म्यांमार की जो भी सरकार होती है वो कहती है कि सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। उनके मुताबिक रोहिंग्या बांग्लादेशी किसानों की एक कौम है और इनको अंग्रेज म्यांमार लेकर के आए, क्योंकि तब बर्मा पर अंग्रेजों का शासन था। भारत 47 में आज़ाद हुआ और बर्मा तब, और आज म्यांमार 1948 में। म्यांमार की सरकार कहती है कि वो अंग्रेजों ने ही बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों को मजदूरी वगैरह के लिए म्यांमार भेजा। म्यांमार में जो सबसे बड़ी आबादी है वह बौद्धों की है और रोहिंग्याओं से उनकी बिल्कुल नहीं पटती। सरकार और सेना बौद्धों की, इसलिए उनके निशाने पर हमेशा से रोहिंग्या रहे। मगर हुआ ये कि इस स्थिति ने रोहिंग्याओं को एक ऐसा समुदाय बना दिया जिसका कोई देश नहीं है। म्यांमार की सरकार उनको अपना नहीं मानती है, घुसपैठिया मानती है, बांग्लादेश से आए हुए लोग मानते हैं। वे कहते हैं कि हम अरब के कारोबारियों के वंशज हैं, हम बहुत पहले से यहाँ से रह रहे हैं, 9वीं सदी से रह रहे हैं, लेकिन नहीं है। 1962 में म्यांमार में एक तख्ता पलट हुआ, वो सैनिक तख्ता पलट था। उसके बाद बहुत कट्टरपंथी माहौल बना म्यांमार के भीतर और बौद्धों के हक में पूरी व्यवस्था खुल करके काम करने लगी। ऐसे में रोहिंग्या मुसलमानों से नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए। जो म्यांमार के वो नागरिक के तौर पर थे, वो नागरिक का अधिकार उनसे हटा लिया गया और कहा गया कि तुम लोग विदेशी हो, और उन्हें विदेशी होने का एक कार्ड, पहचान पत्र पकड़ा दिया गया। इसके बाद 1982 में म्यांमार की सरकार ने कहा कि रोहिंग्या चाहें तो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कम से कम म्यांमार की एक आधिकारिक भाषा आपको बोलनी आती हो और आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपका परिवार आज़ादी से पहले से म्यांमार में रह रहा था। इन शर्तों को पूरा करने में रोहिंग्या नाकाम थे। कागजात देने थे, कागजात थे नहीं, बोलते अपनी भाषा में हैं और कागजात उन्होंने पहले बनवाए नहीं। सरकार ने कहा कि तुम सब इस देश के सचमुच नहीं हो, और उन पर उसके बाद से जो जुल्म पहले से था वो बढ़ता चला गया। 2017 में रोहिंग्याओं पर म्यांमार की सेना ने कहर बरपाया। जो बौद्ध आबादी थी वह भी सेना के साथ मिल गई। दुनिया भर में म्यांमार के भीतर रोहिंग्याओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों ने सुर्खियां बटोरी। उनके गांव के गांव जला दिए गए, बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, कई जगहों पर सामूहिक कब्रें मिली, महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लगे। संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, सब ने
म्यांमार सरकार के खिलाफ पता नहीं क्या का नहीं कहा, लेकिन रोहिंग्याओं का उत्पीड़न तनिक भी कम नहीं हुआ। पहले से भाग रही आबादी 2017 में बड़ी तादाद में म्यांमार छोड़ करके जाने लगी और उनमें से ज्यादातर बांग्लादेश आ गए। आज की तारीख में 9 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में रह रहे हैं। वे पूर्वोत्तर के राज्यों में, जो हमारे देश के म्यांमार से लगते हुए हैं, वहां भी बसे और बांग्लादेश से होकर के वे असम, पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में फैल गए। आज भी यह सिलसिला जारी है। उनकी तादाद हिंदुस्तान के भीतर 2017 में सदन में सरकार ने कहा था कि 40,000 है और आज 7 साल उसको गुजर गए हैं। तो जाहिर है कि उनकी तादाद बहुत अधिक हो चुकी होगी और यह हिंदुस्तान के नक्शे पर, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहां से म्यांमार लग रहा है, आप उन राज्यों के भीतर भी वहां से ये दाखिल होते रहते हैं। तो यह जो पूरा म्यांमार का हिस्सा है, आप देखते हैं पूर्वोत्तर के राज्य जैसे अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, तो इन राज्यों में फिर धीरे धीरे आते हैं इधर से और फिर यहाँ फैलते चले जाते हैं और फिर बांग्लादेश और बांग्लादेश से होकर के असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यह जो बांग्लादेश से लगती हुई हमारी सीमा है, बांग्लादेश की सीमा हमारे साथ 4,000 किलोमीटर की लगती है। और रोहिंग्या जो बांग्लादेश में आते हैं वो धीरे धीरे, चूंकि हिंदुस्तान में खाने पीने की दिक्कतें नहीं हैं, वहाँ हालात बेहतर हैं, इसलिए उनकी नज़र हिंदुस्तान जाने पर होती है। और यह जो आप देखिए कि हिंदुस्तान का नक्शा कि कौन सा देश कितनी सीमा हमारे साथ साझा करता है, आपको दिखाई पड़ेगा कि बांग्लादेश सबसे अधिक। भारत और अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर हमारी सरहद लगती है। भारत चीन की जो सीमा है 3,488 किलोमीटर है। नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह जो हमारे देश के भीतर जहां जहां रोहिंग्या आकर के बस गए हैं, जिन जिन शहरों में, जिनके बारे में सरकार के पास थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है, वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हैदराबाद, बेंगलुरु और केरल के कुछ शहरों में खास करके। यह जो आपको गहरे डार्क ब्लू या ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ ज़्यादा तादाद उनकी जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, जयपुर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, ये बड़ी तादाद में आकर के बसे हुए हैं। अब ये खतरनाक क्यों है, ये जानना भी ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले एक खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। खबर ये है कि म्यांमार में जो अलग अलग गुट लड़ रहे हैं, उनमें से एक अराकान आर्मी है। अराकान आर्मी म्यांमार के भीतर जो रोहिंग्या हैं, इनकी सुरक्षा और सरकार सेना से बचाने के लिए उनके खिलाफ लड़ने वाली फौज है, मिलिशिया। और उसने दावा किया है कि बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर 2 से 71 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा हो गया उसका। एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उसके हवाले से ये कहा गया है कि रणनीतिक तौर पर जो खासा अहम इलाका है, पश्चिमी शहर मैंगडो, उसकी जो आखिरी सेना चौकी है, उस पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। अराकान सेना के जरिए कब्जा करने से या उसके द्वारा कब्जा करने से उस पूरे रखाइन के उत्तरी इलाके में उसका नियंत्रण हो गया है। अब बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश उसी अराकान आर्मी को अपने यहाँ ट्रेनिंग देता है। जो रोहिंग्या बांग्लादेश में आकर के पनाह लिए हुए हैं, शरणार्थी हैं, वहाँ कैंप हैं उनके, उस कैंप से हटा करके और उनको अलग से ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देकर के अराकान आर्मी में उनको कहता है कि जाओ और वहाँ जा करके लड़ो। और आज वही फौज आकर के बांग्लादेश की सरहद पर कब्जा किए हुए हैं। अब रोहिंग्या खतरनाक क्यों है? म्यांमार में जो 3 गुट हंगामा काटे रहते हैं, खून खराबा मचाए रहते हैं, उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, आज की तारीख में वहाँ सैनिक शासन है। अराकान आर्मी, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, ये रोहिंग्याओं की मिलिशिया है और इसका मकसद है रोहिंग्याओं को म्यांमार सरकार के दमन और सेना के अत्याचार से बचाना। इसका पूरा नाम था अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, जो बाद में अराकान आर्मी रह गया। एक ग्लोबल थिंक टैंक है, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, वो कहता है
कि अराकान का कनेक्शन पाकिस्तान से है। यहाँ से हिंदुस्तान का जो खतरा है उसको आप समझ सकते हैं। अताउल्ला अबू एक आदमी है जो अराकान आर्मी को लीड करता है। वो कराची में पैदा हुआ और सऊदी अरब में पला बढ़ा। म्यांमार में जो अराकान आर्मी है लगातार जो कोहराम मचाए रखती है, उसकी कमान उसके हाथ में है। वो पुलिस चौकियों और आम लोगों पर हमले करता था ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके, और आज भी वो यही टैक्टिक्स अपनाए रहता है। जो बांग्लादेश में है उनमें से कईयों को अलग से ट्रेनिंग दिलवाई जाती है उसे अराकान आर्मी के लिए। अब यह जो आदमी है ये पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो आज की तारीख में जो नई सरकार आई है उसके साथ संपर्क में है, और वो चाहती है कि जो भी रोहिंग्या वहाँ हैं जिनको अराकान आर्मी में ट्रेन करके भेजा जा रहा है उनको ट्रेन करके हिंदुस्तान के भीतर भी भेजा जाए। अब ये खतरा है। तो रोहिंग्याओं के बारे में जो हमने बताया है, अब हिंदुस्तान के जो खतरा पैदा होता चला जा रहा है उस पर समझने के लिए मेरे साथ दो मेहमान हैं। जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। इनके सूद साहब हैं, आप फॉर्मर रॉ के अधिकारी रहे हैं। सूद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, अराकान आर्मी बांग्लादेश के भीतर रोहिंग्याओं के कैंप्स के पास उनकी ट्रेनिंग, आईएसआई, और अचानक जो अभी सरकार वहाँ यूनुस की है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हो जाना, हिंदुस्तान के लिए यह कितना खतरनाक हो चला है? देखिए, बहुत ज्यादा खतरनाक है इस टाइम पे। आप देखिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्टेप एक्सेस बन चुका है। वहां से शिप आते हैं बांग्लादेश के पोर्ट पे, चिटागोंग पे, और वहां पे आर्म्स एमुनिशन छोड़ के चले जाते हैं। आईएसआई के लोग बैठे हैं इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर जी। और बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर ड्रोन लगा दिए जो उन्होंने टर्की से लिए हैं, और वो ड्रोन इंडिया के अंदर एंटर भी कर चुके हैं कई बार, और यहाँ पे जाकर के सर्वेलेंस कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे हिंदूज को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो हिंदू को टारगेट कर रही है बांग्लादेश की आर्मी के थ्रू, और साथ में इंडिया के खिलाफ उनकी प्लानिंग चल रही है कि इंडिया को किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को। और हमको इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हमको जितने भी बांग्लादेशी बैठे हैं या रोहिंग्या बैठे हैं उनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। आप यूएस की बात देखिए, यूएस, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि ये क्या करे, कोई वर्ड में क्या कहेगा। आप यूएस की बात देखिए, यूएस में ट्रंप आया, उन्होंने कहा जितने भी इलीगल लोग हैं उनको हम निकाल देंगे, और निकाल दे रहे हैं वो। ट्रंप ने कहा पहला जो ऑर्डर साइन करूंगा आने के बाद वो है जितने भी इलीगल लोग हैं उनको निकाल दिया जाएगा, और इनको, इंडिया को भी ये करना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं कोई कहाँ जाए, यहाँ 57 मुस्लिम कंट्री है, कहीं जाए रोहिंग्या, कहीं जाए बांग्लादेशी, लेकिन जब तक हम इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, हमारी सिक्योरिटी एंडेंजर रहेगी। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेशी जो हिंदू यात्रा निकालते हैं उन पर पत्थर फेंकते हैं, और दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़े छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू किए हैं, लेकिन इन छोटे स्टेप से कुछ नहीं होगा। जैसे दिल्ली के अंदर जो एलजी है उन्होंने ऑर्डर किया पुलिस को कि पुलिस रोहिंग्या और साथ में बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई करे और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो पकड़े जाएंगे उनको एक किसी जेल में डाल दिया जाएगा या किसी कैंप में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से JNK के अंदर जितने भी रोहिंग्या है, एलजी ने वहां पे ऑर्डर किया कि रोहिंग्या जिस भी घर में रहेंगे उस घर के लोगों को या मालिक को इनको रखने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर कोई रोहिंग्या या कोई भी बाहर का आदमी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आकर के शरण लेता है तो बताना पड़ेगा। जी, और कुछ जी, 5 लोगों के खिलाफ अभी FIR फाइल कर दी उन्होंने। जितेंद्र कुमार ओझा जी, हिंदुस्तान के भीतर वैसे बांग्लादेशी जो हैं उनकी तादाद 6 करोड़ 8 करोड़ ये अनुमान लगाया जाता है। हमारी सरकार ने 2017 में संसद में रोहिंग्याओं के बारे में जो जानकारी दी थी तो कहा था कि 40,000 के आसपास हिंदुस्तान में हैं, और पिछले 7 वर्षों में उनकी तादाद लाख से ऊपर चली गई हो तो इससे भी आप गुरेज नहीं कर सकते हैं। अब इन लोगों को आप अपने मुल्क से बाहर कैसे कर सकते हैं? आपके यहाँ भी मानवाधिकार के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, और हिंदुस्तान की जो बेहतरी है या सुरक्षा हिंदुस्तान के लोगों की है, आपको इसमें कोई विकल्प दिखता है क्या? देखिए, मैं जिस प्रोफेशन में था और जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्लर्क लोग लाइन पढ़ते हैं, वकील भी शायद वही पढ़ते हैं। हमें लाइन के बीच में नहीं, लाइन के पीछे पढ़ने की ज़रूरत है। आपको पूरी इस्लामिक रेडिकलिज्म के इकोसिस्टम को समझने की ज़रूरत है। ये समस्या सिर्फ अपने घर में तो खैर दूर करना ही होगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे आपने कहा कि अराकान आर्मी का पाकिस्तान से ताल्लुक है या ISI से है। 1990 के दशक में जब नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स के बारे में कहा जाता था तो भारत के लोग विश्वास नहीं करते थे, भारत सरकार के लोग विश्वास नहीं करते थे।
लेकिन जब नाला NSA नाइम के जो मुख्य नेता थे मुइवा, जब कराची से आते हुए पकड़े गए बैंकॉक में, तब लोगों को लगा कि हाँ फर्जी पासपोर्ट पे आ रहे थे। तो देखिए ये चीज़ें मीडिया में आती नहीं है, रियलिटी क्या है लोगों को पता नहीं चल पाता है। ये एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान किसी का मोहरा हो सकता है, ऐसा ही किसी का मोहरा हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी ताकतें हैं। आप देखिए कि बर्मा में करीब 20, 25, 30, 40 से ग्रुप चल रहे थे। किसी से बर्टलिन लिंटन करके एक विशेषज्ञ थे, बड़ी उनकी लंबी किताब हुआ करती थी जिसमें सारे ग्रुप्स के साथ वो रह के कहा करते थे। तो देखिए इस ग्रुप के चलने की वजह क्या थी? वहाँ पे वजह ये थी कि वहाँ पे ड्रग का बहुत बड़ा एम्पायर होता था। जितनी भी दुनिया में इंसर्जेंसी, टेररिज्म जो भी चीज़ें होती हैं, वो कभी भी टैक्स पेयर के पैसे से नहीं खर्च चलाई जाती हैं। वो चलाई जाती है इसी तरीके की ऑर्गेनाइज क्राइम से, जो प्रधानमंत्री हमारे बार बार कहते रहते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर है, और उस सेंटर को चलाए रखने के लिए उस जगह को पूरी तरीके से वॉलेटाइल करके रखा गया है। तो जो चीज़ें कह रहे हैं कि सेल्वेशन करना, ये करना, वो इतने आसान नहीं है। जो बात आप रोहिंग्या की कह रहे हैं, निश्चित रूप से रोहिंग्या के लोग जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत अच्छे फॉडर है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आपने खुद कहा कि गेस्टिमेट एक क्या किया था, मैं नहीं जानता हूँ किसने किया था, मुझे तो लगता था कि मैंने किया था 2005 6 7 के आसपास, कि करीब 5 से 7 करोड़ बांग्लादेशी जो है भारत में रह रहे हैं, कई एक जगह रह रहे हैं। और बहुत एक इलेबरेट जो है एक इसका सिस्टम हुआ करता था कि कैसे आएंगे, तो नकली नोट लेके आएंगे, जो भी आएंगे किसी लोकल महिला से शादी कर लिया ट्राइबल से, तो उसका रेट कभी कुछ और हुआ करता था, खुद आके रह गए तो उसका रेट कुछ और हुआ करता था। तो देखिए जो इस्लामिक रेडिकलिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ रिलीजियस नहीं है, वो है एक पैरेलल सिस्टम चलाना चाहते हैं जहां पे कोई डेमोक्रेसी, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई नॉर्मल चीज चले ही नहीं। पूरी एरिया जो है ये डिस्टर्ब रहे, पूरे तरीके से लोग परेशान रहे। और जो इस्लामिक आइडेंटिटी का सवाल है, उसके कुछ बिलीव्स प्रैक्टिसेस जो है, उसके जरिए लोगों को बरगलाया जा सके। मैं नहीं कहता हूं कि हमें सारे मुसलमान के खिलाफ भूल के भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर बहुत से अच्छे लोग हैं, और वही अच्छे लोग इस लड़ाई को अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत बुरी तरीके से किया जा रहा है। जितनी ईजिली ये आर्म्स के मार्केट हुआ करते थे थाईलैंड में, जिसके वजह से बहुत आसानी से आर्म्स मिला करते थे। और जो ISI जो आप कह रहे हैं, देखिए उसको तो इंटेलिजेंस एजेंसी कहना ही नहीं चाहिए, वो तो एक स्टेट का क्रिमिनल गैंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम का सबसे बड़ा गैंग है, जो सारे जगह स्टेट के सपोर्ट से सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और इसमें देखा जाए तो पश्चिम के भी लोग हमेशा से धुले कभी नहीं रहे। 2001 का जब तक ये 9/11 का अटैक नहीं होता था, तब तक वो कश्मीर के आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहने की गलती किया करते थे। आज उनके भीतर थोड़ा सा दबाव कम हो गया, तो देखिए बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, कि जो कुछ भी क्यों ना हो, कि इस्लामिक रेडिकल और चरमपंथियों को लेके यूनुस को एक मुखौटा बना के फिर वही काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो जो आप कह रहे हैं, हमें पूरे इकोसिस्टम को समझना है कि क्लरिकल ये चीजें तो बहुत जरूरी है। आपने मैंने विस्तार दिया आपको बोलने के लिए, क्योंकि आप एक बिल्कुल सिलसिले बिल्कुल। में बोल रहे थे और बहुत लॉजिकल तरीके से आप हमारे दर्शकों को समझा रहे थे कि ये बेसिकली इस्लामिक रेडिकलिज्म है और ये हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इस्लाम के भीतर बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन यह जो ख़तरा है उनको भी महसूस करना चाहिए और इस खतरे को समझ करके इसका पुरजोर विरोध करना भी उनका फ़र्ज़ बनता है।